इस लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है हमारी एक्सपायरी ड्रग क्या होती है, इनको हम देखेंगे। साथ ही में हमारी जो यहाँ पे एक्सपायरी ड्रग होती है कैसे इनको रिमूव किया जाता है, कैसे इनको हैंडलिंग किया जाता है और लास्ट में कैसे इनको डिस्पोजल या डिस्पोज किया जाता है। तो इसको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है, और इसमें यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड। तो इस लेक्चर के साथ में हमारी जो यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपायरी ड्रग और साथ में डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा आसान और एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझेंगे और इतना ईजिली हम आपको समझाएंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो लेक्चर पूरा वॉच करना है। साथ में आपको अच्छा लगे तो एक आप लाइक भी कर सकते हैं, इतनी कंजूसी ना दिखाया करें, कभी कभी लाइक कर भी दिया करें। अब चलिए देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे एक्सपायरी ड्रग हमारी क्या होती है। वैसे जनरल देखे जाए तो आप सभी को पता होगा एक्सपायरी ड्रग हमारी क्या होती है, क्योंकि आप सभी मेडिकल लाइन में फर्स्ट ईयर आप पास कर चुके हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमारी ड्रग होती हैं। देखिए एक तो होती है हमारी अच्छी ड्रग जो अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में वर्क कर रही है, जिनकी एक्सपायरी नहीं हुई है। एक होती है हमारी एक्सपायर्ड ड्रग। तो ये भी हम देखेंगे एक्सपायरी ड्रग में और जो एक एक्सपायर्ड ड्रग नहीं होती इनमें क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि जनरल हम एग्जांपल यहाँ पे देखें, देखिए हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे इंसानों की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक इंसान 50+ हो गया, 55-60 साल के बाद हो गया, दौड़ वोड़ नहीं लगाई जाती है, वो काम जो जमाने में कर सकते थे अब वो नहीं कर पाते। तो ये क्या है, मतलब एक एक्सपायरी डेट आ गई है उसकी। सीधा कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो गई वहाँ पे, अब कम हो गई है, सीधा हाफ हो गई है। उस तरीके से क्या होती है हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, जब हमारी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जब तो उनकी स्टेबिलिटी सीधा जो उनका वर्क होता है वो पूरा होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी डेट होती चल जाती है और जब उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है उसमें क्या होता है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाफ हो जाती है। सीधा वो जो काम उनका है वो उसको करती हैं लेकिन वो हाफ में करती हैं। एक नुकसान और भी होता है कि वो काम तो करें लेकिन और कोई काम भी कर सकती हैं। सीधा कहने का मतलब वहाँ पे वो साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती हैं। तो हमारी जो दवाइयाँ होती है जब उनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो वहाँ पे 2 डेट डाल जाती है, उस पर एक लेबल लगाया जाता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी टैबलेट है, टैबलेट का हमारा एक स्ट्रिप है, उसके पीछे क्या होता है कि लेबल लगाया जाता है। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उस पर एक तो डाली जाती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक डाली जाती है वहाँ पे एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट वहाँ पे क्यों डालते हैं, जैसा हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हमने वहाँ पे उस टैबलेट को बनाया है, तो बनाते टाइम क्या होता है काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि जो हमारी टैबलेट है ये कब तक इंसानों पे यूज़ की जाएगी तो अच्छा इफेक्ट दिखाएगी और किस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ये जो हमारी एक्सपायरी डेट पड़ी हुई होती है हमारी ड्रग की एक्सपायरी होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमें कैसे पता चलता है, उसकी डेट से जो कंपनी वगैरह देती है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो हमने अभी इतना डिस्कस किया इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट हमारी क्या होती है, सीधा हमारी क्या होती है, ये एक डेट होती है। इट इज़ द डेट, ये क्या है हमारी एक डेट है आफ्टर विच जिसके बाद में ए ड्रग माइट नॉट बी सुटेबल फॉर यूज एज मैन्युफैक्चर। तो क्या होती है जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है हमारी ये एक डेट होती है आफ्टर विच जिसके बाद में ए ड्रग हमारी एक ड्रग माइट नॉट बी सुटेबल जो सुटेबल नहीं होती है फॉर यूज के लिए एज मैन्युफैक्चर जिसके लिए उसको बनाया गया है। कोई दवाई पीसीएम है, मतलब कि एक टेबलेट है पीसीएम जिसको बनाया गया फीवर को सही करने के लिए, हेडेक को सही करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है एक टाइम के बाद वो अपना इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं कर पा रही है, या कर रही है तो साइड इफेक्ट कोस कर रही है या बहुत ही हाफ शो कर रही है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सपायर हो जाती है जब ये देखने को मिलता है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। इफ द एक्सपायरी डेट इज 20 मार्च 2022, मान लीजिए कोई हमारी टेबलेट है जैसे पीसीएम है, इसकी एक्सपायरी डेट कंपनी ने लिख के दी हुई है यहाँ पे कि भाई 20 मार्च 2022 को क्या हो जाएगी, ये एक्सपायर हो जाएगी। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की गई हुई, चलिए 2020 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई होगी। इस तरीके से यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन आफ्टर 21 मार्च 2022। तो जैसे उसकी 20 एक्सपायरी डेट है तो यहाँ पे 21 तक आप ले सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, एक्सपायरी वैसे उसके बाद में दवाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक्सपायरी जब वो होती है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी थोड़ी करके कम होती चल जाती है। इस तरीके से यहाँ पे ड्रग हमारी एक्सपायर होती है। ऐसे नहीं यहाँ पे 20 मार्च आई और एकदम से दवाई हो दूसरे दिन ही खराब हो गई। देखिए ये कोई भूत थोड़े ना है कि 20 को आया और 21 में चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे एक्सपायरी ड्रग। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिमूवल एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। सीधा कहने का मतलब है हमारी जो यहाँ पे एक्सपायर्ड ड्रग होती हैं
तो इनको कैसे हम रिमूव करें, साथ में कैसे इनकी हम हैंडलिंग करें। देखिए रिमूव करने का मतलब है हमारी जो यूज़ वाली ड्रग्स है वहाँ से हम इनको कैसे रिमूव करें। हैंडलिंग करने का मतलब है हमारे पास ये ड्रग हमारी एक्सपायर है, अब हम इनको हैंडलिंग कैसे करें, कहाँ लेके जाएं, इनके साथ में क्या करें, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो रिमूवल और हैंडलिंग देखा जाए तो दोनों हमारे मिलते जुलते, इसलिए साथ में हम इनको देख रहे हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे दी एक्सपायर्ड ड्रग और द डैमेज ड्रग्स। देखिए एक तो होती है हमारी एक्सपायर्ड ड्रग और एक होती है हमारी डैमेज ड्रग। तो देखा जाए तो दोनों एक ही यूज़ के लिए अब वो नहीं है। मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूजेबल ड्रग्स, उनको क्या कर लेना चाहिए, सेपरेटेड मतलब कि अलग कर लेना चाहिए, किससे, यूजेबल ड्रग्स, जो हमारी यूज होने वाली ड्रग्स हैं। लाइक जैसे आपका एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे आपकी सभी दवाइयाँ एक जगह रखी हुई हैं, उसमें कुछ हमारी डैमेज ड्रग हैं, कुछ हमारी एक्सपायर्ड ड्रग हैं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से डैमेज और साथ में जो एक्सपायर्ड ड्रग हैं उनको अलग कर लेंगे। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, मान लीजिए पेशेंट ज़्यादा हैं, कस्टमर ज़्यादा हैं, आप उनको दवाई दे रहे हैं, हो सकता है धोखे से आपसे जो क्या यहाँ पे डैमेज या जो एक्सपायर्ड ड्रग है वो भी चली जाए, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हार्म हो सकता है, या आप पे भी वो बंदा केस डाल सकता है कि आपने एक्सपायर्ड ड्रग बेची है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, ये नॉट अलाउड, सीधा ये इलीगल है। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैमेज और एक्सपायर्ड ड्रग को उस स्टॉक से अलग कर लेते हैं। साथ में द एक्सपायर्ड मेडिसिन आर सेपरेटेड कैटेगरी वाइज और बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म। साथ में जो क्या कर रहे हैं हम, यूजेबल ड्रग से हम अलग कर रहे हैं किसको, जो हमारी डैमेज है एक्सपायर्ड ड्रग है उनको कैटेगरी वाइज करना चाहिए। जैसे कि टैबलेट है, सिरप है, सॉल्यूशन है, भाई क्या है उसको अलग अलग तो करेंगे। ऐसा नहीं है टैबलेट सिरप हमने सब एक जगह डाल रखा है, क्योंकि क्या होता है कुछ हमारी कंपनी को वापस भी चल जाती है, काफ़ी सारे हमारे मेथड जो आगे हम देखेंगे। तो डोज फॉर्म के बेस पर जैसे हमारे लिक्विड्स होते हैं, साथ में सॉलिड्स होते हैं, साथ में सेमी सॉलिड जैसे हमारे पेस्ट हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, और सॉलिड में जैसे हमारी टेबलेट्स हो गई, और हमारी लिक्विड में जैसे सिरप वगैरह आ जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, वेयर दीज ड्रग्स आर केप्ड देयर शुड बी ए नोटिस लाइक आउट ऑफ यूज। देखिए क्या करें, हमने क्या किया यहाँ पे सेपरेट कर लिए डैमेज और एक्सपायर्ड ड्रग। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे और उनके अंदर हम क्या करेंगे, उन सभी को भर देंगे और उसके ऊपर एक नोटिस लगा देंगे आउट ऑफ यूज, मतलब कि यूज से ये आउट हो चुकी हैं। इस तरीके से क्या होता है ना, धोखे से भी कोई इनको यूज नहीं करता है। हो सकता है आपने एक्सपायर्ड ड्रग रख रखी है, आपने ये नोटिस नहीं लगाया, कोई बंदा आया उसने ली, कोई न्यू बंदा है उसने निकाली और उनको दे दी, उनने बिना एक्सपायरी चेक किए, तो ये मैटर वहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हैंडलिंग तो कर रहे हैं, एक तरीके से हम उनको रिमूव कर रहे हैं। साथ में डेंजरस ड्रग शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। सीधा हमारे जो कुछ डेंजरस जैसे नार्कोटिक ड्रग होती है या अदर हमारे जो ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट कॉज कर सकती हैं, उनको केयरफुली वहाँ पे हैंडल करना चाहिए। चलिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सपायर्ड ड्रग मस्ट बी डिस्पोज ऑफ सेफली विदाउट हार्मिंग पीपल। देखिए हमारी जो एक्सपायर्ड ड्रग होती है उनको ऐसी जगह पे हमें डिस्पोज करना चाहिए जिससे हम जो पीपल्स वगैरह हैं उनको हार्म ना हो, क्योंकि भी केमिकल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। साथ में विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट। अब देखिए कैसे इन्वायरमेंट से बचाएं, मतलब कैसे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं, कैसे पीपल से उसको दूर रखें, ये आगे हम देखेंगे। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, उनको निपटाना, डिस्पोज करना, वहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। साथ में एक्सपायरी ड्रग शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन द सिंक और इनटू जनरल वेस्ट लाइन बिन्स। क्या होता है हमारी जो एक्सपायरी ड्रग होती है उनको ना तो हमें डिस्कार्ड मतलब कह सकते हैं फेंकना वगैरह चाहिए सिंक वगैरह में, और साथ में हमारा जो जनरल वेस्ट होता है बिन्स वगैरह उसमें भी नहीं डालना चाहिए। कुछ लोगों को आदत वगैरह होती है, नशेड़ी वगैरह होते हैं जिनको हम कहते हैं नशे की लत लगना आदत, तो लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ नारकोटिक वगैरह आपने डाल दी, कुछ भी डाल दी, उसको उठा खा लेते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं होता है क्या, लेकिन वो ये आदत से मजबूर है, तो वहाँ पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स। देखिए यहाँ पे जो हमारी एक्सपायरी ड्रग्स हैं, अब ना ही तो हम उनको यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम उनको ऐसे ही फेंक सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरा रास्ता बचता है उनको डिस्पोज करना, डिस्पोजल करना। हिंदी में हम कहते हैं निपटाना। जैसे मूवीज वगैरह होती है ना, जो हीरो होता है विलन को या तो गोली मार के निपटा देगा, कहीं से गिरा के निपटा देगा, या मार के निपटा देगा, चाकू मार के निपटा देगा, काफ़ी तरीके से निपटा सकता है, उसके पास इतने ऑप्शन होते हैं। उस तरीके से हमारे पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ये कौन से ऑप्शन होते हैं, ये होते हैं हमारी मेथड्स, जिनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं डिस्पोजल मेथड्स रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज। हमारी एक्सपायरी ड्रग्स हैं तो इनको डिस्पोज करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कुछ हमारी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं रिकमेंडेड करती हैं कुछ मेथड्स जिनके थ्रू हम इनको यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजल ये कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे रिटर्न टू द मैन्युफैक्चर, साथ में लैंडफिल मेथड, वेस्ट इमोबिलाइजेशन, और यहाँ पे सीवर मेथड, बर्निंग, और साथ में केमिकल डिकम्पोजिशन। ये हमारे कुछ मेथड्स है जिनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, हमने स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है तो आपको ईजिली
समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट हम देख लेते हैं रिटर्निंग टू दी मैन्युफैक्चर। देखिए सबसे ज़्यादा आसान है, सीधा कहने का मतलब है हमारी जो दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, तो जिससे हमारे पास वो आई है उसको हम वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पे और होती है, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई एमआर कोई फार्मासिस्ट आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है किसी कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो वहाँ पे डील भी हो जाती है। आप उससे कहें कि आपका भाई स्टॉक हमारे पास चला नहीं, एक्सपायर हो गया। इस कंडीशन में कुछ मैन्युफैक्चर ऐसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो अपनी कंपनी की दवाइयाँ वापस भी ले जाते हैं और उसके बदले में अदर स्टॉक आपको दे देते हैं। तो एक तो होता है ये। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं उनके पास उन दवाओं को डिस्पोज करने का एक अच्छा मेथड होता है, तरीका होता है। भाई उनका तो इतना सारा काम है, इतना स्टॉक एक्सपायर होता है, तो आपके पास से जा रहा है उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरीके से भी हो जाता है इन दिस मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, दी एक्सपायर्ड ड्रग, जो हमारी ड्रग एक्सपायर हो गई है, आर रिटर्न टू दी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या होता है, वो रिटर्न कर दी जाती हैं, बिकॉज द मैन्युफैक्चरर हैव गुड डिस्पोजल मेथड्स। उसके पास में काफ़ी सारे डिस्पोजल मेथड्स होते हैं, भाई उसका तो काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड होता है यहाँ पे लैंडफिल मेथड। इसको हम थोड़ा साफ करें। लैंड मतलब होता है जो हमारी ज़मीन वगैरह, ग्राउंड वगैरह हम कह सकते हैं, खेत वगैरह। और साथ में यहाँ पे फिल मतलब उसके अंदर फिल कर देना, जैसे किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ फिल कर देना। सीधा जो हमारी ज़मीन होती है उसमें गड्ढा खोद के हम इन एक्सपायर्ड ड्रग को दबा सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक्सपायर्ड ड्रग, हमारे पास क्या है, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपायर्ड ड्रग ली, साथ में यहाँ पे डंप इनटू दी ग्राउंड, उसको हमने डंप करते सीधा हमने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर क्या किया, जो हमारी दवाइयाँ हैं उनको डाल दी। कवर विद सोयल, जो हमारी सोयल होती है मिट्टी, उससे हमने उसको ढक दिया। और साथ में यहाँ पे कवर विद म्युनिसिपल वेस्ट, जो हमारा नगर पालिका का कचरा होता है। भाई क्या हो रहा है, कचरे का भी काम हो रहा है, दवाइयाँ भी वहाँ पे क्या हो रही हैं, मतलब सही तरीके से वहाँ पे डिस्पोज हो जाएंगी। तो ये तरीका हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड यहाँ पे वेस्ट इमोबिलाइजेशन, इसको यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी हम कहते हैं। कैप्सुलेशन का सीधा मतलब है किसी चीज के अंदर फिल करके उसको बंद कर देना। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिल द एक्सपायर्ड ड्रग इन द प्लास्टिक और स्टील ड्रम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या स्टील का हम ड्रम लेते हैं, उसके अंदर जो हमारी एक्सपायर्ड ड्रग होती है उन सभी को भर देते हैं। जैसे हम दवाई भर देते हैं कैप्सूल के, जिलेटिन का जो होल होता है उसके अंदर। फिल द ड्रम विद ए मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट और वाटर। देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, हम एक मिक्सचर लेंगे, किस चीज़ का, सीमेंट का, या साथ में सीमेंट और वाटर या लाइम। ये क्या होता है ना, इस तरह के मिक्सचर होते हैं, आप अगर किसी ड्रम वगैरह के अंदर डाल रहे हैं, जैसे सीमेंट वगैरह आपके घर वगैरह पे होता है, तो सीधा आप अगर किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हैं ना, तो वो ऐसी शेप ले लेता है कि वो खुद सील हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, देन सील ड्रम प्लेस्ड इनसाइड द लैंड। उसके बाद फिर जो हमारा लैंड होता है, सीधा जो मिट्टी है उसमें गड्ढा खोदते हैं किसी फील्ड में और उसके अंदर उसको दबा देते हैं। कवर विद सॉलिड वेस्ट, क्या होता है, हमारी नगर पालिका का कचरा वगैरह होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उससे उसको कवर कर देते हैं। तो ये जो हमारा एक पॉइंट है ये आपको सभी में सिमिलर मिलेगा। फिर फोर हम देख लेते हैं वेस्ट इमोबिलाइजेशन। देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, इसको यहाँ पर हम कहते हैं इनर्टिसेशन। ये मतलब एक इसका नाम होता है, जैसे इनकैप्सुलेशन था। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपायर्ड ड्रग आर रिमूव फ्रॉम दी पैकेज। सबसे पहले क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रिप है टैबलेट का, जिसकी ड्रग वहाँ पे एक्सपायर हो गई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन टैबलेट को वहाँ से, मतलब उस पैकेट के अंदर से उनको रिमूव करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद में देन क्रश द प्रोडक्ट इनटू द पाउडर फॉर्म। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी जो टैबलेट है उनको पाउडर फॉर्म में मतलब तोड़ लेते हैं, कि सीधा किसी भी चीज़ से मार के उनको पीस सकते हैं। साथ में डम्प्ड इट इनसाइड द लैंड। फिर क्या होता है, एक मतलब ग्राउंड में गड्ढा खोद के हम उसको दबा देते हैं। उसके बाद कवर विद म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट से क्या करते हैं, नगर पालिका कचरा वगैरह होता है उससे हम उसको कवर कर देते हैं। अब चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक ड्रग। अब देखिए इनको अलग से डिस्पोज करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने जैसे पहले आपको बताया, जैसे हमारे क्या होते हैं, जनरल वेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम डाल देते हैं नार्कोटिक, तो वहाँ पे लोग उठा के खा जाते हैं, तो वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं बाद में साइड इफेक्ट वगैरह या काफ़ी बुरे वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी जो नार्कोटिक ड्रग होती है इनको कुछ मतलब डिसिप्लिन वगैरह होती है जिसमें रह के इनको डिस्पोज करना होता है। जैसे नार्कोटिक ड्रग शुड बी डिस्पोज इन दी सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट और ए पुलिस। क्या होता है ना, या तो आप पुलिस वगैरह को बुलाएं और उसकी निगरानी में आप उनको डिस्पोज करें, जिससे कोई वहाँ पे उनको ना उठाए। या सेकंड, हमारे जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनसे बातचीत आप करें कि किस तरीके से इनको डिस्पोज किया जाए। काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस केस हो जाता है यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग का, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग जो होती है डायरेक्टली आप मेडिकल वगैरह पे नहीं बेच सकते, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती हैं। जैसे हमारी ओपियम हो गई, हेरोइन हो गई, या अदर भी हमारे होते हैं। अच्छा इसको यहाँ पे डिस्पोज करने के कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे पीछे हमने देखे उसी की तरह, जैसे वेस्ट इनकैप्सुलेशन वाला कर सकते हैं, रिटर्न टू मैन्युफैक्चर को रिटर्न कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। साथ में वेस्ट इनर्टिसेशन, ये भी हमारा यहाँ पे
हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसके लिए भी अलग से कहा गया है कैसे इनको डिस्पोज किया जाए। ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग। देखिए साइटोटॉक्सिक ड्रग को यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग भी हम कहते हैं। अब एंटी कैंसर ड्रग हमारी क्या होती है, यहाँ पे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा जो ड्रग हमारे कैंसर को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं उनको हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। और ये कैंसर में हमें ट्रीट कैसे करती हैं, हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन सीधा जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं यहाँ पे ये रोकते हैं। इसलिए हमारी सेल के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। भाई ग्रोथ को रोक रहे हैं इसलिए तो हार्मफुल है, अगर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाते तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं हमारी सेल्स के लिए। तो प्रिवेंट क्या कर देते हैं, रोक देते हैं सेल मल्टीप्लिकेशन और साथ में उसकी ग्रोथ को, जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें डिस्पोजल मेथड, तो रिटर्न टू मैन्युफैक्चर सबसे आसान है, वेस्ट यहाँ पे इनकैप्सुलेशन और साथ ही यहाँ पे इंसिनरेशन एट हाई टेम्परेचर। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे मेथड्स होती हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्या होता है, काफी ज्यादा आसान है, बस इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन हमें किसकी देखनी है, हमारा जो परचेस और साथ में इन्वेंट्री। सीधा हम कह सकते हैं जब किसी ड्रग को हम परचेस करते हैं तो उसके लिए कुछ हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। साथ ही में इन्वेंट्री, जो हमारी क्या होती है, इन्वेंट्री होती है, उसको लाने ले जाने डिलीवर करने के लिए कुछ हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जिसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में इसके आने के ज़्यादा चांसेस आप ले रहेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में तो पढ़ना आपको ज़रूरी है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे परचेज डॉक्यूमेंट्स। देखिए परचेज मीन्स होता है यहाँ पे खरीदारी, हमने पहले आपको इस यूनिट के स्टार्टिंग में यही बताया था, तो आई थिंक आपको ये पता होगा। यहाँ पे हमने देखा था परचेजिंग प्रोसीडर ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्रोसीडर ऑफ ड्रग परचेज, तो उसकी हम बात करें। सीधा हम जब किसी ड्रग को परचेज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप एक सेल का काम कर रहे हैं, आप न्यू आपको नहीं पता किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसे आप वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, स्टडी करेंगे, बातचीत करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किसी कंपनी का प्रोडक्ट क्या रेट में है, क्या क्वालिटी है, या किस तरीके से आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए नाम से भी यहाँ पता चल रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट का सीधा मतलब बातचीत से, ऐसा नहीं है कि दवाई लेने वाला उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ मतलब उसके जिम्मे पड़ा है, क्योंकि जो कंपनी होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर होते हैं, वो तो खुद देखते हैं कोई कस्टमर उनको मिल जाए, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर क्या होता है ना, गोल वगैरह होता है, जैसे एमआर वगैरह होते हैं, कंपनी का गोल होता है भाई इतने टाइम में इतनी मतलब ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने, इतने ऑर्डर लेने। आई थिंक आप फ्यूचर में काम करेंगे आपको ये पता चल जाएगा। तो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसको RFI हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं दीज आर यूज्ड व्हेन ए बायर, इसका यूज किया जाता है व्हेन ए बायर, जब एक बायर हैज लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड एक्सेस टू एन इंडस्ट्री। जब एक बायर, कोई न्यू बायर है, और या न्यू बायर है या कोई पुराना बायर है, मतलब पुराना खरीदने वाला है लेकिन कोई न्यू कंपनी है। दीज आर यूज्ड, इसका यूज किया जाता है व्हेन ए बायर, जब एक बायर हैज लिमिटेड एक्सपीरियंस, या तो उसको लिमिटेड एक्सपीरियंस है, या साथ में यहाँ पे एंड एक्सेस टू एन इंडस्ट्री। देखिए कोई क्या है, बायर है और किसी कंपनी का कोई सप्लायर है, तो क्या करता है जो बायर होता है वो सप्लायर से बातचीत करता है, एक मतलब रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सीधा हम कह सकते हैं उससे बातचीत कर रहा है, और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वगैरह होता है जिसके थ्रू उससे वो पता कर रहा है कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है तो ये मतलब कैसा है, या किस तरीके से हम लेंगे तो पड़ जाएगा आपको। तो इस तरीके से टोटल जो बायर होता है वो सप्लायर से बातचीत प्रोडक्ट के बारे में करता है और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा ये। सेकेंड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब क्या क्या जो बायर है उनने सप्लायर से बात की, उसका प्रोडक्ट उसको पसंद आ रहा है, उसके बाद में जो यहाँ पे प्रपोजल है उसके लिए रिक्वेस्ट करता है कौन, यहाँ पे जो बायर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे RFP मतलब कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है विच इज यूज, जो यूज किया जाता है बाय द बायर, जो बायर के थ्रू यूज किया जाता है टू क्लियरली स्पेसिफाई, एक तरह से क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए देयर परचेसिंग नीड्स, क्या उस बायर को परचेसिंग करने की नीड से कितने प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत है, एंड द सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और वो कंपनी जो है वो क्या सपोर्ट कर सकती है उस बायर। देखिए आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या होता है, कंपनी जैसे आपने 50,000 का माल लिया, आपसे 10,000 कंपनी ने लिए जमा कराए और बाकी प्रोडक्ट आपको दिए जा रही है। इससे क्या होता है, कंपनी का प्रोडक्ट बिकता रहता है और जो लेने वाला बायर है वो सीधा उसका काम चलता रहता है, वो वहाँ पे पैसे देता रहता है। तो कंपनी कितना सपोर्ट कर सकती है उस बायर का, ये भी वो किससे बात कर रहा है, बायर सीधा सप्लायर से बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। साथ में विच विल इनेबल सेलर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बायर, इससे क्या हो जाता है ना, अगर वो बायर सप्लायर को क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, तो इससे सप्लायर क्या होता है, बायर के बारे में मतलब समझने लगता है कि हाँ उसे क्या नीड है, क्या मतलब हम उसको दे सकते हैं अपनी तरफ से, इस तरीके से हम
कह सकते हैं। तो थर्ड हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो कोटेशन का क्या मतलब होता है, पीछे हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। सीधा जो बायर है भाई, उन्होंने प्रपोजल दिया है किसको, सप्लायर को, कि उससे प्रोडक्ट लेना है, लेकिन यहाँ पे बातचीत होती है क्वालिटी के बारे में। भाई क्वालिटी क्या है, क्या मैं इस तरीके से आपका प्रोडक्ट लूंगा। देखिए सिर्फ प्रपोजल दिया है, प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। वो सप्लायर से बात करता है जो बायर होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इसकी क्या क्वालिटी हमें मिलेगी, कितने प्राइस में मिलेगा, इसका यूज़ अगर इस तरीके से किया जाए। चलिए यूज़ के बारे में इतना नहीं होता है, मेन जो होता है वो क्वालिटी, क्वांटिटी और साथ में उसका प्राइस, ये वहाँ पे मेन होता है। तो इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई, जिसका यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए क्लियरली द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन परचेजेस एंड रिक्वेस्टिंग फॉर ए प्राइस कोटेशन। कि अगर एक जो बायर है वो सप्लायर से बातचीत करता है कि वो इतना स्टॉक लेगा, तो उसका मतलब क्या प्राइस वगैरह वहाँ पे रहेगा, सीधा हम कह सकते हैं, और क्या परचेज करने की प्रोसेस रहेगी। RFQ इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड परचेज। और हमारा जो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर परचेजिंग वाला है, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर जो हमारा कोटेशन है, इसको मेनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे हम परचेज करते हैं हार्डवेयर, क्योंकि हमारे कुछ भाई हार्डवेयर वगैरह कुछ हमारे अच्छे प्रोडक्ट महंगे होते हैं, उनकी हम बात करें, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लैपटॉप और एनी अदर इक्विपमेंट या दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स भी हमारे होते हैं। तो इतना हमें लगा कि आपके लिए इनफ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ज़्यादा इसमें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, ये भी हमने आपको अच्छे से बताया। साथ में इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये भी हमने आपको बताया। और साथ में इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, तो ये सब चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इतना आपके लिए कुछ यहाँ पे समझने वाला है नहीं। बस थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फॉलोइंग हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज़ इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक रिक्वेजिशन, ये आई थिंक वर्ड नहीं लिया जा रहा है मुझसे, इसको आप लिख लेना। इसका मतलब होता है यहाँ पे स्टॉक की मांग करना। जो आपके पास कुछ स्टॉक है उसको कैसे आप मांग करें, आप उसको लेने की, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारी इन्वेंट्री है वो, जैसे इट रिजर्व क्वांटिटी ऑफ स्टॉक फ्रॉम ऑन हैंड सप्लाई फॉर लेटर डिलीवरी। जैसे आपके पास कोई स्टॉक है जिसकी बाद में डिलीवरी होनी है, तो उसकी एक तरह से मांग करना, वो हम कह सकते हैं। साथ में दिस रिड्यूस द अवेलेबल क्वांटिटी, जब हमारी जो पास क्वांटिटी है, इन्वेंट्री है, जब वहाँ पे क्या हो रही है, वो ट्रांसफर, मतलब सीधा कह सकते हैं उसकी डिलीवरी हो रही है, तो वहाँ पे वो फिर रिड्यूस हो जाती है जो हमारे स्टॉक होता है उसमें से कंपनी का। साथ में पिक एंड इशू, सीधा क्या करना, पिक मतलब उस जो हमारी डिलीवरी है, जो हमारी इन्वेंट्री है, उसको पिक मतलब उठाना, और साथ में इशू जारी करना। तो प्रीवियसली रिजर्व, जो पहले से हमारे पास रिजर्व आइटम है, आर टू पिक्ड, उसको एक तरह से पिकअप कर लेते हैं यहाँ पिकअप फॉर डिलीवरी एंड रिलीज फ्रॉम ए रिजर्व स्टेटस। और साथ में हमारे जो जहाँ पे वो है डिलीवरी है, वहाँ से रिलीज कर देना, उसको हम कह सकते हैं। पॉइंट हम देख लेते हैं, फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से द वेयर हाउस कैन डिटरमाइन स्टॉक क्वांटिटी कितनी है एट द बिन नंबर ऑफ इट दैट आर टू बी पिक्ड। और कितना मतलब सीधा क्या कहने का मतलब है, हमारा जो क्या है एक वेयर हाउस है, वहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री रखी है, तो कितनी वो डिलीवरी हुई, या जब वो डिलीवरी हो गई तो कितना अमाउंट वहाँ पे मतलब फिर आएगा जाएगा। तो कुल मिला के क्या होता है, मतलब इन्वेंट्री वगैरह का यहाँ पे पूरा मैटर है। साथ में यहाँ पे स्टॉक इशू कंफर्मेशन, जो हमारा स्टॉक है उसमें इशू कंफर्मेशन, ये हम कह सकते हैं ओवर द काउंटर OTC मेडिकेशन। यहाँ पे स्टॉक रिटर्न, जिसको हम SN कह देते हैं, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, साथ में फिजिकल इन्वेंट्री परचेस इनपुट, स्टॉक ट्रांसफर इशू, साथ में स्टॉक ट्रांसफर रिसिप्ट। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कभी आप सोचे सर ने अच्छे से नहीं बताया, सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, तो फर्स्ट हमने आपको यहाँ पे जो परचेज डॉक्यूमेंट है, ये तो हमने आपको अच्छे से समझा दी। आपको 3 लिखने हैं, 1 2 3, ये तीनों आप अच्छे से लिखिए। साथ में आप इस तरीके से अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल देना। और क्या करना, जो इन्वेंट्री कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फर्स्ट यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल की या नॉर्मली आप इन्वेंट्री की यहाँ पे डेफिनेशन दे देना। उसके बाद में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इन्वेंट्री, ये आप सेंटेंस लिखना। और जो यहाँ पे ये स्टॉक, मतलब सीधा हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ये क्या है डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ पे चाहें तो 1-2 लाइन लिख सकते हैं, वरना आप ओनली यहाँ पे इनके नाम लिख देना, ये भी आपके लिए काफ़ी रहेंगे, क्योंकि सेपरेटली आपसे पूछा नहीं जाएगा, किसी टॉपिक के साथ में मिला के पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे परचेज डॉक्यूमेंट और साथ में यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के आप सिर्फ यहाँ पे नाम लिख देंगे, आपके लिए चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम डिटेल में नहीं गए। तो आपकी जो यूनिट है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो लेक्चर में आपकी पूरी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करने की। अब आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते जल्दी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।